हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास हम फॉर्मूला टैब के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मूला टैब में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं क्या क्या बताऊंगा तो मैं बता देता हूं। आज की क्लास में हम करेंगे फाइंड, इफ, एरर, वैल्यू टू टेक्स्ट, स्कैन, इफ्स और स्विच। आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड का यूज़ हम कैसे करते हैं तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो फाइंड, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है द सनसेट, ठीक है, विदाउट स्पेस में मैंने लिखा हुआ है द सनसेट, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइंड का यूज़ करता हूँ इक्वल टू फाइंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट, इसमें से मैं क्या टेक्स्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ एस। तो ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ मैंने लगा दिया एस, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैंने क्या किया कि जो एस है ना इसको कैपिटल में लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, इसके बाद विद इन टेक्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा, स्टार्ट नंबर में सीधा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है कि जो एस मैंने लिया था इसके अंदर, ये एस कितने नंबर पर है। जो ये मैंने वर्ड लिखा हुआ है द सनसेट, इसमें कितने नंबर पे एस आ रहा है। तो ये देखो 1 2 3, 3 नंबर पे ये एस आ रहा है, कैपिटल एस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अगर मैं स्मॉल एस लिखता, जैसे इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट में यहाँ पे स्मॉल एस लिखता हूँ, ठीक है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट हम इसी को ही सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 इसीलिए आएगा क्योंकि जो स्मॉल एस है इसके अंदर 6th नंबर पर है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे हमारा स्मॉल एस आ रहा है, ठीक है। कैपिटल एस 3rd नंबर पे था इसलिए 3 आंसर आ गया था। तो फाइंड का यूज़ हम लोग एक तरह से कोई भी वर्ड हो उसमें लेटर ढूंढने के लिए या कुछ भी ऐसे ढूंढने के लिए कर सकते हैं। बाकी आपको ये खुद से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टैग ऑन द नेट, ठीक है। इसके अंदर आपको टी ढूंढना है, कैपिटल टी, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है टैग ऑन द नेट, इसी में इसमें स्मॉल टी भी ढूंढना है, ठीक है। और इसके बाद टी एच ई द ढूंढना है, ठीक है। और इसके अंदर जेड ढूंढना है। अगर इसमें जेड नहीं है, ठीक है, तो ये एरर बताने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये खुद से वर्क करना है, ये खुद से ढूंढना है। बाकी मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि द सनसेट में कैपिटल एस किस नंबर पर है और स्मॉल एस किस नंबर पे है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इफ़ एरर। इफ़ एरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एरर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई भी फॉर्मूला सही ना लगाने पर जो एरर आए, उन एरर की जगह अपने से कोई भी एरर टेक्स्ट लिख सकते हैं। मतलब हुआ क्या इसका कि जब हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कई बार फॉर्मूला हमसे गलती हो सकती है ना। हम कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, कुछ गलत लिखने की वजह से एरर आने लग जाता है। और जो ये एरर आता है हम चाहते हैं कि इस एरर का नाम आ जाए, ठीक है। मतलब कि एरर आ जाएगा हैशटैग वैल्यू, हैशटैग ER, ऐसी समथिंग नाम आता है। हम चाहते हैं वो एरर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि सामने वाले को पता चल जाए। हम लिख सकते हैं एरर की जगह कि भाई तुमने गलत लिखा है, या फिर ट्राई अगेन, अलग अलग टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरर की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इफ़ एरर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू इफ़ एरर, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि कल मैं रिकॉर्ड कर रहा था इस वीडियो को और ये क्या हुआ कि मतलब लास्ट ही टॉपिक पे लाइट चली गई। मतलब मैंने पूरे आधे घंटे रिकॉर्ड किए, लास्ट के 2 मिनट पहले लाइट चली गई। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ जिस वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यही चीज़। इफ़ एरर में फर्स्ट हमें क्या, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि AC, फ्रीज, कूलर है ना, और इनके प्राइस दिए हुए हैं, है ना। नॉर्मली मैंने प्राइस दे दिया है 5000 2000। कूलर में मैंने गलती से D लिख दिया है, कीबोर्ड मैंने 500, माउस 100, है ना, लैपटॉप F गलती से लिख दिया है मैंने यहाँ पे, मॉनिटर मैंने 3000 लिख दिया है। क्वांटिटी मैंने लिखा है कि ये क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, प्राइस इस प्राइस पे ये क्वांटिटी अवेलेबल है। तो टोटल एक तरह से कितने का हमारे पास AC अवेलेबल है, कितने अमाउंट का। तो अगर मैं 5000 से 8000 को 8 को इंटू करूँ, जैसे ऐसे 5000 इंटू के लिए मैं स्टार लगा सकता हूँ 8 एंटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000, ठीक है। वैसे इसके नीचे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो ऐसे मैं लगा सकता हूँ।
अगर मैं नीचे तक जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर 4 से इंटू हो रहा है डी, तो एक तरह से वैल्यू इंटू होता है, ठीक है। अगर हम लेटर को इंटू करते हैं तो ये एरर बताने लग जाएगा कि हाँ तुमने कुछ गलती की है, ठीक है। यहाँ पे भी एरर बता रहा है, यहाँ पे भी एरर बता रहा है। हम चाहते हैं कि एरर की जगह कुछ और लिखा हुआ है, जैसे ये वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू इफ एरर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू में ले लिया ये, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंटू किया, इंटू इससे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखा वैल्यू इफ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर एरर हुआ, अगर इन दोनों को इंटू करने से जो एरर आता है उस एरर का कोई नाम, कुछ नाम रखना है क्या। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एरर का नाम रख देते हैं। तो क्या एरर का नाम रखते हैं, ट्राई अगेन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो आंसर, क्योंकि ये इंटू हो जा रहा था तो इसीलिए आंसर यहाँ पे 40,000 आ चुका है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, जहाँ जहाँ एरर बता रहा है वहाँ वहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, अब ट्राई अगेन, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ एरर का यूज़ किया है। सेम फार्मूला में अगर इफ़ एरर का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगर कोई भी एरर आएगा उस एरर का नाम चेंज करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इफ़ एरर का यूज़ बताया, होप सो आपको समझ आया होगा इफ़ एरर का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी एरर को हम उसकी जगह, कोई भी एरर आता है उसकी जगह हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम है वैल्यू टू टेक्स्ट, ठीक है। वैल्यू टू टेक्स्ट होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखो जी, वैल्यू टू टेक्स्ट होता ये है कि कोई भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू लिखा है, अगर हम उसको टेक्स्ट में बदलना चाहे तो नॉर्मली हम इसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये, हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और कॉमा लगाया, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, कंसाइज और स्ट्रिक्ट। तो हमने कंसाइज ऑप्शन पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दोगे, ठीक है, कि ये सेल है, इसमें जो 100 लिखा हुआ है, ये इस सेल के राइट साइड में लिखा हुआ है 100, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि सेल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो टेक्स्ट होता है उस सेल के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। जब भी कोई भी टेक्स्ट आप लिख दो, देखो कोई भी टेक्स्ट ये लेफ्ट साइड ही दिखेगा, लेकिन कोई भी अगर वैल्यू लिखोगे आप, ठीक है, कोई भी नंबर लिखोगे तो ये सेल के राइट साइड में जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो सेल के राइट साइड में जाएगा, टेक्स्ट लिखते हैं तो सेल के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ था 100, ये सेल के राइट साइड में गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखा, लेकिन ये हम वैल्यू टू टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इस वैल्यू को, इसीलिए ये वैल्यू होते हुए भी ये सेल के लेफ्ट साइड में दिखाई हमें पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया, इसको टेक्स्ट में बदला है, ठीक है। तो टेक्स्ट अगर इसको अब एक्सेल मान रहा है तो टेक्स्ट को कहाँ पे लिखेगा, सेल के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर मैं वही इसकी बात करूँ तो 56 भी हमारा देखो लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम इस टेक्स्ट को लेते हैं इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है लेकिन हमने टेक्स्ट लिया, ठीक है, कॉमा और कंसाइज ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो हम बस इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। हमें टेक्स्ट को लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, ठीक है, दोनों सेम ही है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्स्ट में था और इसको ही टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टेक्स्ट में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, तो ये सेम दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो वैल्यू है वही सेल के राइट साइड जो दिखाई दे रहा था वो लेफ्ट साइड दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने कर लिया, ठीक है। अगर हम ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करें तो, ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट की जगह हमने जो हम ये यूज़ कर रहे थे वैल्यू टू टेक्स्ट, यहाँ पे हमने सेलेक्ट तो कर लिया टेक्स्ट को कॉमा लगा के। अब यहाँ पे जो कंसाइज है उसकी जगह हम स्ट्रिक्ट यूज़ करें, ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई पड़ने लग रहा है, ठीक है।
यहाँ पे डबल कोट दिख रहा है टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड में, तो इस यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ने लग जाएंगे। हम कोई भी टेक्स्ट को अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के साथ देखना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट ऑप्शन पे, ठीक है, और इससे हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई पड़ने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो दिखाई, यहाँ पे अगर हम यही यूज़ करें, यहाँ पे 0 यूज़ कर रखा था मैंने, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिक्ट यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कोई चेंज आएगा क्या? तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं आया। रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक तरह से वैल्यू है, ठीक है, ये किस पे, ये ऐसे दिखाई देता है इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट के ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले जैसे ही कर लेता हूँ 0, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्कैन। स्कैन यूज़ बहुत ही, मतलब स्कैन का यूज़ अकॉर्डिंग टू मी मैं बहुत यूज़ करता हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। रीज़न क्या है कि मैं जब अपने एक्सपेंडिचर्स लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता रहता है कि अभी तक कितने एक्सपेंडिचर हो गए, मुझे बार बार टोटल नहीं करना पड़ता। जैसे मैं एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ, यहाँ पे जैन फेब मार्च के एक्सपेंडिचर मैंने लिया हुआ है, डिजिट मैंने बहुत छोटे छोटे लिए। रीज़न ये है कि इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर, अगर मैं चाहता हूँ कि अभी तक का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आए, जैसे कि यहाँ पे अभी तक का टोटल एक्सपेंडिचर 10 हुआ था, लेकिन जैसे नीचे वाले जाऊँ तो अभी तक का टोटल एक्सपेंडिचर 30 है, इसके नीचे जाऊँ तो अभी तक का टोटल एक्सपेंडिचर 80 हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 10 है, यहाँ तक टोटल एक्सपेंडिचर 20 + 10 कितना हो गया 30, और यहाँ तक का टोटल एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर तीनों को ऐड कर दो, 50 + 20 + 10 80। यहाँ तक का टोटल एक्सपेंडिचर देख लो 100 + 50 + 20 + 10, तो इन सबको ऐड करोगे, या फिर ये जो लास्ट 80 आया था इसमें 100 प्लस कर लो, क्योंकि ये 80 इन तीनों का ही सबमिशन था, ठीक है। तो आप चाहे 80 में ये 100 को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक इन सब का टोटल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे 180 हो गया। तो अगर मान लो मेरे खर्चे डेली मैं लिखता रहता हूँ, या दिन भर के खर्चे लिखूँगा अलग अलग, ठीक है, मतलब कि मान लो यहाँ पे जैन फेब मैंने मंथ का नाम लिखा हुआ है, मंथ का नाम ना लिख के मैं यहाँ पे लिख दूँ किस चीज़ में खर्चा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोमो खाया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने बर्गर खाया, तो भाई ये नाम लिख सकता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंडिचर बता सकता हूँ कि इसमें इतने खर्चे हुए, इसमें इतने खर्चे हुए, है ना, और यहाँ पे इसका टोटल एक्सपेंडिचर मेरा आता जाएगा कि अभी तक का टोटल खर्चा कितना हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए स्कैन फंक्शन का यूज़ करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है रियली। तो चलिए स्कैन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। स्कैन फंक्शन हमें कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमें लिखना है इक्वल टू स्कैन, ठीक है, थोड़ा सा ये टफ रहेगा लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। स्कैन के बाद हमें कॉमा डालना है, पहले कॉमा डाल देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस सब को एक्सपेंडिचर को पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो एरे आएगा इस एरे के अंदर ये पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा डालना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है लैम्डा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला LAMDA, लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ पे लिखना है A + B, ठीक है, या फिर आप स्मॉल में भी डाल सकते हो, ठीक है, कॉमा, ठीक है। A + B पहले ना डालो, आप डालो A, B प्लस A, B डाल दिया, उसके बाद कॉमा A + B, ठीक है। इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम करना है आपको और एंटर कर देना है। देखो यहाँ तक का टोटल खर्चा हमारे पास आ गया एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक का टोटल खर्चा, जैसे कि अभी तक का ये 10 है, इन दोनों में प्लस हो गया 30 हो गया, इन तीनों को प्लस हो गया 80 आ गया। तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितने खर्चे होंगे ये ऑटोमेटिक ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्कैन फंक्शन था, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कैसे फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है,
ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इफ्स। इफ्स क्या होता है, व्हाट इज द इफ फंक्शन। देखो इफ्स का यूज़ हम दो या दो से अधिक कंडीशन के लिए करते हैं। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन से आंसर आएगा। अभी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कोई नहीं, जब मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इफ़ और इफ्स में बस डिफरेंस इतना है कि इफ़ का यूज़ अगर हम करते हैं, ठीक है, इफ़ और इफ्स, यहाँ पे बस एस लग जाएगा ऐड। तो अगर इफ़ का यूज़ करते हैं तो हमें बार बार इफ़ लिखना जरूरत पड़ता है। ठीक है, हर एक कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन के लिए फिर से इफ़ से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे हमने ग्रेड का यूज़ किया था तो ग्रेड में याद करो हम बार बार इफ़ लगाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक बार इफ्स लगाना है। ठीक है, ये समझ जाएगा एक्सेल कि इफ्स का यूज़ में बार बार इफ्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बाकी मैं आपको करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा इक्वल टू इफ्स। ठीक है, अब लॉजिक में मैंने इस पर क्लिक किया 90 पे। अगर मैंने बोला कि अगर ये मोर देन 80%, 80 से अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, कॉमा डबल कॉमा, ठीक है, इसको ए ग्रेड दे दो भाई, कॉमा। ठीक है, अगर हम इफ़ लगाते तो दोबारा यहाँ पे इफ़ लिखना पड़ता, दोबारा से हमें ओपन ब्रैकेट करना पड़ता, लेकिन मैं इफ्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो दूसरा लॉजिक है, मतलब अगर यही वाली वैल्यू अगर 70 से ऊपर हो तो मोर देन 70 हो, ठीक है, कॉमा डबल कॉमा, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी ग्रेड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगर यही चीज़ अगेन इसी पे क्लिक किया मैंने, मोर देन 60 हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ग्रेड। फिर यही चीज़ मोर देन 50 हो तो ये हो जाएगा डी ग्रेड। ठीक है, और यही चीज़ मोर देन 40 हो तो ई ग्रेड हो जाएगा। हम जैसे मान के अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो, मैं तो जो ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैंने इसमें 90 पे क्लिक किया, अगर ये मोर देन 40 हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो देखो जी 80 से ज़्यादा तक यहाँ पे ए ग्रेड आ गया। ठीक है, बी सी डी ई। ठीक है, ठीक है, 40 से ज़्यादा हो तो ई होगा, 40 से ज़्यादा में तो ई, लेकिन ये क्या है यहाँ पे तो इसको पता ही नहीं चल पा रहा है, ये तो 40 है, 40 से ज़्यादा वालों को ई देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया यहाँ पे। बाकी इसको अभी रहने दो, यहाँ तक देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई, 50 वाले को भी ई दे रहा है, 50 से ज़्यादा वाले को ही देगा डी। तो ऐसे करके हम लोग ग्रेड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है, कि बार बार इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इफ्स फंक्शन में। अगर वही इफ़ लगाते तो बार बार इफ़ लगाने की ज़रूरत पड़ती। देखो जैसे अगर मैं इफ़ के साथ यही करता, इक्वल टू, मैं अगर इफ़ लिखता, ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक लिख लेता, अगर ये मोर देन होता 80 से, कॉमा डबल कॉमा, इसको ए मिलता, फिर कॉमा, यही मोर देन होता 70 से, कॉमा डबल कॉमा, ठीक है, ये बी ग्रेड होता। ठीक है, मैं बस दो ही करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये गलत होगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मतलब कि यहाँ पे पहले ए आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ओके किया तो देखो ये क्या बता रहा है कि भाई आप जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डाल रहे हो वो गलत है। ठीक है, ये बार बार ये गलत बताएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे इफ़ यूज़ कर लेता ए के बाद, यहाँ पे मैं दोबारा से इफ़ यूज़ करता अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा इफ़ यूज़ करके ओपन ब्रैकेट करता, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिल सकता था ए। ठीक है, और ये ए आ गया और यहाँ पे इसके नीचे करता तो ये बी आ जाता।
तो यहाँ पे इफ़ और इफ्स में बस यही डिफरेंस है कि मेरे को बार बार इफ़, अब सी डी ई एफ जितना भी मैं ग्रेड लिखूंगा उसके लिए मैं दोबारा दोबारा यही फंक्शन यूज़ करूँगा इफ़ के साथ, लेकिन इफ्स में मैंने बस एक ही बार इफ्स लगाया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इफ़ और इफ्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये नीचे दिए गए ये सेम एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये लिखना है, ठीक है, कि यहाँ ये बताएगा कि ये वेजिटेबल है, फ्रूट है, ठीक है, कैप्सिकम, कैबेज, स्पेनिश, बनाना, कॉफ़ी, ये इन सब को आपको इन सब में बताना है, ठीक है, कि फ्रूट कौन सा है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल कौन सा है, बेवरेज कौन सा है, ग्रीन वेजिटेबल बेवरेज, ये सब चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, ये आपका वर्क रहेगा। बाकी मैंने आपको इफ्स का यूज़ बताया, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विच। स्विच क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखे और हमें फुल फॉर्म लिखा हुआ आ जाए। मतलब शॉर्ट फॉर्म है जैसे MON मंडे ट्यूसडे का, ये शॉर्ट फॉर्म है ना। हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी लिखे तो उसका फुल फॉर्म आ जाए अगले सेल में या फिर उसी सेल में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच का, ठीक है। यहाँ पे DR CR JESD लिखा हुआ है ना, मतलब डेटर, क्रेडिटर, जर्नल एंट्री, है ना, और ये SD कार्ड समझ लो, कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्विच का यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा इक्वल टू स्विच, ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन में ये लिख दिया, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अगर देखो, अगर ये क्या हुआ, MON मंडे हुआ, तो ये क्या दिखाए, मंडे, पूरा मंडे दिखाए। मतलब कि मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में MON लिखा और मैंने बता दिया कि अगर ये MON हो तो पूरा मंडे ऐसे दिखाई दे हमें, ठीक है। फिर कॉमा, ठीक है, अगर ये डबल कॉमा, अगर TUE हुआ तो हमें कैसा दिखाई दे, ट्यूसडे दिखाई दे, ठीक है। फिर कॉमा, डबल कॉमा, अगर ये WED वेड हुआ तो ये कैसा दिखाई दे हमें, वेडनेसडे दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद फिर कॉमा डाला हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे THU हो तो ये कैसा दिखाई दे हमें, पूरा थर्सडे दिखाई दे, ठीक है। तो बस मैंने थर्सडे तक लिखा, बाकी आप आगे और ऐसे ऐड करते जाना, ठीक है, आ जाएगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मंडे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डॉट सिलेक्शन के थ्रू नीचे आऊँगा, तो मैंने थर्सडे तक लिखा था तो ये थर्सडे तक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ये फ्राइडे सैटरडे लिखा ही नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं मान लो लास्ट में अगर मैंने फिर से कॉमा डाल के, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अननोन, इसको ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर दिया और एंटर कर दिया, अभी भी ये मंडे आ रहा है, लेकिन जो इसको पहचान में नहीं आएगा उसकी जगह देखो क्या दिखाई देने लग जाएगा, ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये अननोन दिखाई देने लग गया। क्यों, कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर लास्ट में क्या डाल दिया था, थर्सडे के बाद सीधा अननोन लिख दिया था हमने। तो लास्ट में जो भी लिखेंगे, तो अगर इसको ये समझ नहीं आता कि हाँ ये जो भी हमने फंक्शन लिखा है इसके अंदर अगर इसको समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो ये लास्ट वाला यूज़ करेगा ये, ठीक है, ये अननोन यूज़ कर देगा कि ये अननोन है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, बाकी आप एक बार खुद से ट्राई करें। और इसको आपको कैसे करना है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है डेटर, क्रेडिटर, जर्नल एंट्री, अननोन आ गया SD की जगह, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना, ये आपका वर्क रहेगा, ठीक है। आप खुद से इसको यूज़ करें, ठीक है। तो आज हमने ये सारे फंक्शन सीखे, कुछ फंक्शंस हमारे लेटेस्ट वर्जन में ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन आपको ओल्ड वर्जन में भी दिखाई पड़ेंगे। तो होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास, अब मतलब अभी तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं स्टार्ट करवाऊंगा, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।